बच्चों खंड ख व्याकरण अनुवाद रचना देखिए। आज हम लोग जो है व्याकरण से माहेश्वर सूत्र एवं वर्णों का उच्चारण स्थान यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। शुरू की ही लाइन से आप लोग ध्यान से देखिएगा। भाषा शिक्षा हेतु व्याकरण शास्त्र के अध्ययन को अपूर्व साधन माना गया है। भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं और इन ध्वनियों के प्रतीक को ही वर्ण कहते हैं। अनेक वर्णों के मिलने से शब्द बनता है और अनेक शब्द जब मिलते हैं तो भाषा। तो बच्चों, भाषा को नियंत्रित करने के लिए ही व्याकरण के नियम बनाए गए हैं, इसलिए हमें व्याकरण को जानना जरूरी होता है। संस्कृत हमारे विश्व की सबसे समृद्ध और प्राचीनतम भाषा है और इसकी जो व्याकरण है वो भी अति वैज्ञानिक है। अब हम आते हैं माहेश्वर सूत्र पर। नीचे ध्यान दीजिएगा बच्चों, टिक हुआ है जहाँ। संस्कृत व्याकरण को माहेश्वर शास्त्र कहा जाता है। माहेश्वर का अर्थ आप लोग को समझिएगा, महेश से बना है माहेश्वर, तो भगवान शंकर, तो शिव जी हो गए। तो एक बार पाणिनि पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे, तो उन्होंने भगवान शिव की उपासना की बच्चों। तो उनको जो है भगवान शिव ने प्रसन्न हो गए उनकी उपासना से। तो प्रसन्न होकर के उन्होंने 14 बार अपने डमरू को बजाया। तो जब उन्होंने डमरू बजाया तो उसमें से कुछ ध्वनियाँ निकली। उन ध्वनियों को इन्होंने 14 सूत्र के रूप में बांधा। तो 14 माहेश्वर सूत्र जो हैं वो निम्नलिखित हैं। इससे आप परिचित हैं, पहले भी कक्षा 9 में आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आपके लिए नया नहीं है। देखिएगा, नंबर 1 अ ई उड़, नंबर 2 रील री का, 3 ए ओंग, 4 ए औच, 5वां है वरट, 6ठा लड़, 7वां इया मा अंगा अड़ा ना मा, 8वां झ भ ई, 9वां घ ढ ध श, 10वां ज ब ग ड द श, 11वां ख फ छ ठ थ च ट त ब, 12वां क प य, 13वां श ख स र, 14वां हल। इसको एक बार आप देखिए बोलते कैसे, हमने अलग अलग आपको बताया। आई उड़, रिल रिक, ए ओंग, ए औच, हैवरट लड़, इया मांगड़ नमा, झबई घटदस, जब गढ़ दश, खफ छठ चट तव, कपय सखसर हल। ये 14 सूत्र हैं। अब आप नीचे देखिए, लिखा हुआ है आ ई उ री री, ए ओंग, ए ओ ए औ, 9 स्वर हैं इसमें, आप ध्यान से देखिएगा। आ ई उ रील री पे हमने पेंसिल से लाइन खींची है। ये जो है इसमें मूल स्वर है बच्चों, ये 5 जो होते हैं मूल स्वर हैं। इसके बाद ए ओ ए और औ ये जो होते हैं ये संयुक्त है, मिलाकर बन गए 9 स्वर। तो ये 9 स्वर हैं और शेष जो है बाकी उसके बाद से 33 व्यंजन हैं। आगे नीचे आते हैं वर्ण एवं प्रत्याहार। ये समझ में आया आप लोगों को? नीचे देखिए, वर्ण एवं प्रत्याहार। पहले हम देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो बच्चों, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर अथवा ध्वनि। तो मुख से निकली हुई उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो जो भी छोटे छोटे निकलते हैं, जैसे क ख इस तरह, तो छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसका विभाग नहीं होता। कहने का मतलब जिसका विभाग ना हो सके। जैसे छोटा उदाहरण देख लीजिएगा, आगे लिखा है उदाहरण जैसे करके अ ई उ क च ट त इत्यादि, इसका विभाग नहीं होता, इसलिए ये जो है वर्ण है। आगे नीचे देखेंगे थोड़ा। संस्कृत में स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। तो बच्चों पहले हम देखते हैं स्वर। तो इस स्वर को हम अच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच। अब आप माहेश्वर सूत्र पे एक बार ऊपर आ जाइए। नंबर 1 आ शुरू हुआ है और नंबर 1 के बाद आप आ जाइए नंबर 4 लास्ट च पे आ जाइए। तो
इसका पहला आ और इसका च मिलके अच बनता है। यहाँ तक स्वर है माहेश्वर सूत्र में। तो अ और च मिलके बन गया, यहाँ स्वर को ही अच कहते हैं। तो स्वर का दूसरा नाम अच भी है। अब आगे देखिए इसमें परिभाषा इसकी, जिन वर्णों के उच्चारण करने में अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उसे स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार का होता है। अब आप समझ गए कि इसमें जो बिना किसी की सहायता से अपना कार्य करता है उसी को जो है स्वर कहते हैं, किसी से सहायता नहीं लेता। तो ये 3 होते हैं, पहला ह्रस्व, नंबर 2 दीर्घ और नंबर 3 प्लुत। नंबर 1 आप ह्रस्व स्वर देखिए ध्यान से, हेडिंग देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, बात समझिएगा, एक मात्रा का, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5, अ, ई, उ, री और ली। तो बच्चों जैसे कहा आ, हमने उच्चारण किया आ, तो इसमें एक ही मात्रा का समय लग रहा है, इसलिए हम बोल के भी इसको समझ सकते हैं कि इसमें एक मात्रा का समय लग रहा है, तो इसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। नंबर 2 देखिए दीर्घ स्वर। अब दीर्घ का अर्थ क्या होता है देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का, अभी तक एक मात्रा का लगा तब तो वो ह्रस्व हो गया। अब दीर्घ, तो दीर्घ में जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं बच्चों। बड़ा, बड़ी, उदाहरण देखते रहिए, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो अब हमने कहा, पहले तो हमने कहा था आ, तो आ से एक मात्रा बना, अब हम करें आ तो एक मात्रा 2 मात्रा हो गई यहाँ, इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। अब आ जाइए नंबर 3 पर, प्लुत किसे कहते हैं देखिए बच्चों, जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का, अभी तक तो 1 था 2 था, अब 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के बाद जो होता है वो 3 का अंक बना होता है। जैसे हम लिखते हैं ओम, ध्यान से देखिए उदाहरण, ओम, तो ओ लिखे और जो संख्या 3 की होती है वो बना दिए और म बना दिए, तो ये इसी को हम प्लुत कहते हैं, क्योंकि इसी में ओम बोल के उच्चारण करके देखिए तो 3 मात्रा का समय लग रहा है। तो बच्चों ये चीज़ें जो हैं हम अपना उच्चारण खुद करके स्वयं इसको देख करके और स्वयं इसको कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों एक श्लोक है, आप लोग अगर इसको कंठस्थ कर लेंगे तो इसी ऊपर जो आपने स्वर का पढ़ा है ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, इसके बारे में, एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते अत्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम्। ठीक है बच्चों, तो ये श्लोक एक बार आप फिर से देख लीजिए, एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते और त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो अभ्यंजनम चार्धमात्रकम्। ठीक है, अब ऊपर हमने बता ही दिया, अरे एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो, एक मात्रा जहाँ लगी वो ह्रस्व हो गया, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, 2 मात्रा में दीर्घ हो गया, त्रिमात्रस्तु तो प्लुतो ज्ञेयो, और इसके बाद जो व्यंजन है वो स्वर की सहायता से बनता है। तो बच्चों आज हमारा ये इतना जो है ये स्वर का यहाँ पर ये स्वर के बारे में हमने जाना इतना, अब हम व्यंजन पर आते हैं। ठीक है, व्यंजन पर आते हैं, देखिए ध्यान से, व्यंजन का अर्थ होता है, हम एक बार फिर माहेश्वर सूत्र देखेंगे तो जहाँ हमने अच बताया था, अच के बाद ह से लेकर के ला तक, लास्ट ह से लेके जहाँ अच छोड़े थे, च जहाँ छोड़े थे वहाँ से एओंग एौच के बाद से लेंगे हम लोग हैवरट से लेकर के हल तक, लास्ट तक 14वां, तो उसका पहला और उसका आखिरी जब हम लेंगे तो बन जाएगा हल, तो व्यंजन को हल भी कहते हैं। तो व्यंजन को हल भी कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर किसी की सहायता नहीं लेता, लेकिन जिन वर्णों में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। ये बच्चों 4 प्रकार के होते हैं।
आप देख लीजिए, इसमें लिखा है स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब हम दूसरे पन्ने पर देखिएगा, आप लोग ध्यान से ऊपर आ जाइए। जो यहाँ हमने पहले बताया स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ और संयुक्त, तो पहला है यहाँ पर स्पर्श व्यंजन। देख रहे हैं आप लोग। अब स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन हैं, फिर से देखिए, स्पर्श व्यंजन वे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है। स्पर्श मतलब होता है छूना, जीभ, हमारी जीभ हर जगह टच करती है, तो जो भी बोलते हैं वो टच करती है, वो कहाँ से निकलता है, उस स्पर्श में, तो स्पर्श होता है वो। इनकी जो संख्या होती है वो 25 होती है। एक बार फिर से देख लीजिए, स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है। ये 25 होते हैं बच्चों। अब हम लोग छोटे जब थे तो कखा गगा अंगा पढ़े थे ना, तो कखा गगा अंगा चचा जज ये पूरा म तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज उसी का ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला इसमें है क वर्ग। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 25, लेकिन होते हैं वर्ग 5 प्रकार का। पहला क वर्ग लिखा हुआ देखते चलिए, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, और इसके बाद लास्ट में 5वां वर्ग जो है वो प वर्ग है। ठीक है बच्चों। अब आप कहेंगे कि मैडम बता रही हैं इनकी संख्या 25 है, तो 5 ही है। नहीं, तो 5 तो वर्ग हो गए आपको, क च ट त प। अब क वर्ग के अंदर जितनी आते हैं, का खा ग घ अंगा, ये 5 हो गए। फिर च के च छ ज झ ञ 5 हो गए। ट वर्ग में टठा डढा अड़ा हो गया, त वर्ग में तथा दधा न, प वर्ग में पफा बम, तो पचहम 25, एक में 5 हुआ, पचहम 25, तो कितने हो गए? तो इसमें हम कहेंगे स्पर्श व्यंजन जो है उसमें इनकी संख्या जो है 25 होती है। ठीक है बच्चों, आया समझ में अच्छे से? और फिर हम लोग जब ऑनलाइन क्लास के बाद मिलेंगे तो हम इसको और अच्छे से आपको बताएंगे। अब आप इसमें आ जाइए, पहला हो गया स्पर्श व्यंजन। अब दूसरा है ऊष्म व्यंजन बच्चों। ऊष्म बोलना भी सीखिएगा, ऊष्म। अच्छा, ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन है बच्चों जिन वर्णों के उच्चारण में, ध्यान देना, वायु की रगड़ से ऊष्मा पैदा होती है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से ऊष्मा पैदा होती है उसी को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है बच्चों। शा ख शाह, ये सामने लिखा हुआ है, देखते चलिएगा। स ख साह, शा ख स ह। हमने स्पर्श व्यंजन जाना, ऊष्म व्यंजन जाना। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पर अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है, या रा ला व। ठीक है, ये। इसके बाद आइए चौथा संयुक्त व्यंजन। जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, आप समझ भी रहे होंगे, संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ होता है। तो दो व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण जो होते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं बच्चों। एक बार फिर से देख लीजिए, दो व्यंजनों के सहयोग से, यानी दो व्यंजन के योग से जो बनने वाले वर्ण हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। अब आप ध्यान से देख लीजिएगा, का हलंत लगा हुआ का है और प्लस ये षटकोण वाला सा, तो वो इन दोनों के संयोग से ये दोनों मिलकर के संयुक्त अक्षर छ, छत्री वाला छ बन जाता है। ठीक है। अब दूसरा है ता, हलंत लगा हुआ है, आधा है, और धन र बराबर त्र, ये संयुक्त अक्षर है बेटा। ज और इया, आधा ज और इया बन गया ज्ञ, तो ये हो गया ज्ञ मेरा संयुक्त अक्षर, यानी छत्रंग, जो लास्ट में हम लोग बोलते हैं पूरा वर्ग के उसमें कखा गगा में छत्रंग, तो ये हो गया। इसके बाद बच्चों अब ये तो मेरा व्यंजन यहाँ पर हुआ। इसके बाद आप देख लीजिए अनुस्वार किसे कहते हैं। अब अनुस्वार किसे कहते हैं, तो वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। ये उदाहरण, बिंदु, बिंदी लगी रहती है ना ऊपर वर्ण की, जैसे ये लिखा हुआ है का के ऊपर बिंदी है, ऊपर कंग हो गया, न के ऊपर बिंदी लगी है ना तो नंग हो गया, श के ऊपर शंख, जैसे हम कहते हैं कंस,
कंस बोलती हो तो क्या को ऊपर बिंदी लगी रहती है, इसको बेटा अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। इसके बाद देखिए विसर्ग। विसर्ग में ब्रैकेट में 2 ठो बिंदी बनी हुई है, जैसे ऊपर 1 बनी थी यहाँ 2 बनी है, ठीक है। तो विसर्ग, तो वर्ण की अंतिम ध्वनि ह को प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग होता है। जब इसी से तो संस्कृत बन जाता है शब्द ना बच्चों, उसी से संस्कृत। जैसे राम लिख के 2 बिंदी हम लगा दिए तो राम हो गया, यहाँ नहीं है, राम हो गया, तो राम तो ह निकल रहा है। तो इस प्रकार से वर्ण के अंतिम ध्वनि ह को हम प्रकट करने के लिए, बताने के लिए विसर्ग का प्रयोग होता है इसमें। इसके बाद बचा है अनुनासिक बच्चों। अनुनासिक ऊपर चंदाकार बिंदी लगा करके बना हुआ है ब्रैकेट के अंदर, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो अनुनासिक इसको कहते हैं, ठीक है। अनुनासिक का सबसे पहली बात तो नाक से बोला जाता है, नासिका से जिसका उच्चारण होता है उसी को अनुनासिक कहते हैं। आगे इसकी परिभाषा ठीक से देख लीजिए। क वर्ग से प वर्ग तक, जैसे आपने ऊपर वर्ग पढ़ा, क ख ग घ अंग पूरा पढ़ा, तो क वर्ग से प वर्ग तक सभी वर्ग के जो अंतिम में आता है, क्या आता था? अंगा इया अड़ा ना मा ना, तो अंतिम वर्ण को अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए श्वास को अंशतः नासिका से बाहर निकालना पड़ता है। इसीलिए ये जो वर्ण हैं अंगा, या, अड़ा, ना और मा, तो इसको हम अनुनासिक कहते हैं। तो बच्चों आज हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, तो इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने आज जो है ये जाना व्याकरण शास्त्र, फिर उसके बाद हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र पढ़ा, वर्ण विचार पढ़ा, इसके बाद वर्ण के अंतर्गत स्वर कितने प्रकार के होते हैं पढ़ा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये। फिर हम लोगों ने व्यंजन पढ़ा, व्यंजन में इतने प्रकार होते हैं, तो हमने स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन आज पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने ये जाना कि कुछ चिन्ह को हम लोगों ने पहचाना कि ये क्या होते हैं। तो आपने अनुस्वार भी देखा, विसर्ग भी देखा, और अंत में हमने नासिका से जो बोले जाने वाले अनुनासिक भी हमने बताया। तो बच्चों आज इतना आप अच्छे से इसको अपनी बुक को देख करके समझ के उच्चारण भी आपने ध्यान दिया होगा, तो इसको तैयार कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में अच्छे से इसको, व्याकरण की कॉपी में सबसे पहले इसको लिख लीजिए।